औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यो स्पीक्स। और आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि वो लोग जिनके पास पोर्चुगाल में रेजिडेंस परमिट नहीं है या वो लोग जिनके पास पोर्चुगाल में रेजिडेंस परमिट है, वो दोनों लोग अपने कंट्री का इशूड लाइसेंस एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे? तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनके पास पोर्चुगाल में रेजिडेंस परमिट नहीं है, तो उनके पास एक डॉक्यूमेंट होगा जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्यूआर कोड। वो क्यूआर कोड किसके पास होगा और वो कैसे डाउनलोड होगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे जाके हम लिखेंगे sapa.sef.pt। ये वो पोर्टल है जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल लॉक की होती है, ठीक है, या जहाँ पे आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन फाइल की होती है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। उसके बाद इसमें जाके मैं आपको दिखाऊंगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, इसको कैसे क्यूआर कोड को डाउनलोड करेंगे। तो ये है वो क्यूआर कोड। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो क्यूआर कोड डाउनलोड हो जाएगा, और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं आपको क्यूआर कोड दिखाता हूँ। वो क्यूआर कोड दिखने में ऐसा होता है, इसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और ये वो तमाम डिटेल्स हैं। ये उन लोगों के पास होगा जिन लोगों ने सेफ के साथ अपनी फ़ाइल लॉक की थी 31 दिसंबर 2021 से पहले। ये जो पेपर है ये इक्वल टू रेजिडेंस परमिट है, पर इसके ऊपर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके बिहाफ पे आप अपनी कंट्री का लाइसेंस जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बिहाफ पे आपको पोर्चुगाल में कोई भी कंपनी जॉब ऑफ़र करेगी, और वो कॉर्पोरेट की हो सकती है या बिज़नेस क्लास की हो सकती है। मैं वाइट कलर जॉब की बात कर रहा हूँ जो कि आपको रेजिडेंस परमिट पे भी ऑफ़र होती है। तो एक तो वो लोग हो गए जिनके पास ये डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। दूसरे वो लोग जिनके पास रेजिडेंस परमिट होगा। और मैं आपको चेकलिस्ट दिखा दूँ कि आपने जब अपना लाइसेंस एक्सचेंज करवाना है तो उसके लिए चेकलिस्ट क्या क्या है। सबसे पहले योर कंट्री पासपोर्ट एंड सेफ क्यूआर कोड। ये वो लोग हैं जिनके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है, तो उनके पास अपनी कंट्री का पासपोर्ट होगा वैलिड, और सेफ का क्यूआर कोड होगा जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। दूसरे वो लोग जिनके पास रेजिडेंस परमिट है। सेकंड कंडीशन, आपकी कंट्री का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय योर कंट्री, साथ में उसका एनओसी। हम इसको कहते हैं एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लेकिन इसके लिए असल टर्मिनोलॉजी है अथेंटिसिटी लेटर। अब इन दोनों की ट्रांसलेशन भी होगी, क्योंकि यूरोप में, या यूरोप के अंदर ही मैं बात करूँगा, यूरोप में जिस कंट्री में भी हैं ये अपनी ही कंट्री की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को। तो पोर्चुगाल में है तो ट्रांसलेशन ऑफ लाइसेंस होगा, और जो एनओसी है या अथेंटिसिटी लेटर है उसकी भी पोर्चुगीज़ में ट्रांसलेशन प्लस नोटराइज होगा वो डॉक्यूमेंट। साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट, और मेडिकल सर्टिफिकेट हर उस बंदे को मिलता है जिसके पास एसएनएस नंबर है। और एसएनएस नंबर कैसे मिलता है मैं बता चुका हूँ कि इसके लिए आपको एक ईमेल करनी पड़ती है, और उसके ऊपर आपको एक कोड आता है एसएनएस, जो कि सेंटर द साउथ की तरफ से मिलता है। सेंटर द साउथ को पोर्चुगीज़ में हम सेंटर द साउथ कहते हैं, लोकल ज़ुबान में इंग्लिश में हम उसे जीपी कहते हैं, जनरल फिजिशियन, या हम उसे लोकल डिस्पेंसरी भी कहते हैं, ठीक है। अब आप आ जाते हैं हम आईएमटी की वेबसाइट पे कि हमने एक्सचेंज करना है लाइसेंस। तो बड़ा सिंपल है, गूगल पे जाके मैंने सिंपल लिखा है आईएमटी एक्सचेंज लाइसेंस। मैं फर्स्ट लिंक पे चला गया हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4 आर्टिकल्स आएंगे। सारे आर्टिकल्स को आज वन बाय वन डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। फर्स्ट आर्टिकल है ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय ए यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। वो ड्राइविंग लाइसेंस जो यूरोपियन यूनियन से इशू है या यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया से इशू है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उनके लिए रूल्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं। ये वो कंट्रीज़ की लिस्ट है, ठीक है। और इसके अंदर आपने 60 डेज़ के अंदर अंदर पोर्चुगाल में अपना जुनता या मुरादा या प्रूफ ऑफ एड्रेस डिफाइन करना है, और उसके बाद आप गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। सिंपल अपना आपने यहाँ पे एड्रेस रजिस्टर करना और गाड़ी चला सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरे आर्टिकल की तरफ आते हैं। दूसरा आर्टिकल ये ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय ओईसीडी एंड सीपीएलपी कंट्रीज़। इसकी इन्फॉर्मेशन में हम जाते हैं, ये कौन से लोग हैं। सीपीसीएल कहते हैं उन कंट्रीज़ को जो पोर्चुगीज़ कॉलोनीज रह चुकी हैं, जिसमें अंगोला है, केप वर्द है, मोजाम्बिक है, साओ टोम है, प्रिंस, ठीक है। और ओईसीडी ये कंट्रीज़ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आइसलैंड, आयरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड है, यूके, स्विट्ज़रलैंड और टर्की है, ठीक है। आगे वाली कैटेगरी में चलते हैं। आगे वाली कैटेगरी कौन सी? आगे वाली कैटेगरी ये बायलैटरल एग्रीमेंट। बायलैटरल एग्रीमेंट कुछ कंट्रीज़ आपस में कोलैबोरेशन कर लेती हैं कि हमारी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी तरफ और आपके डॉक्यूमेंट्स हमारी तरफ एक्सचेंज हो जाएंगे या यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? मैं क्लिक करता हूँ इधर।
मैं लिस्ट पे जाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट शायद डाउनलोड है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से, ये डाउनलोड होगी मेरे पास लिस्ट। तो मैं ये ओपन करता हूँ, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है ये आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनका बायलैटरल एग्रीमेंट है पोर्चुगल के साथ। इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसमें इंडिया भी है और इसमें बांग्लादेश भी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इंडिया भी है इसमें, इसमें बांग्लादेश भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें बांग्लादेश भी है, ये भी कंफर्म हो गया आपको, ठीक है जी। अब हम चलते हैं लास्ट कैटेगरी पे। लास्ट कैटेगरी कौन सी है जी? लास्ट कैटेगरी है जो कि हमारे लिए वैलिड है, जिसमें हम पाकिस्तानी फॉल करते हैं, ठीक है। ये वो कैटेगरी है, इसमें हम फॉल करते हैं। बड़ा आसान तरीका है, सिंपल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एक्सेस हेयर पे, आपके लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म है जी 30। अगर किसी बंदे से बाय मिस्टेक ये फॉर्म मतलब गलत फिल हो जाता है, सबमिट हो जाता है, तो दोबारा आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ये 3.0 है, ये आप दोबारा फिल नहीं करेंगे। जैसे ही आप इसमें अपना क्रेडेंशियल्स डालेंगे, खासतौर पर निफ डालेंगे, तो निफ रेड कलर का प्रॉम्प्ट करेगा कि आपका फॉर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप ये जो 3.0 है, इसकी जगह आप 31 कर देंगे। यहाँ पे ऐसे 31 कर देंगे, ऐसे एंटर करेंगे, नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। और ये 30, 31 और 32, ये 3 फॉर्म्स आप सिर्फ इस पर मतलब 3 अटैम्प्ट कर सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। ये एक बड़ा की पॉइंट है जो मैंने को बताया, ठीक है। मैं इसको दोबारा से 30 ही कर देता हूँ अपने केस में, ठीक है। करना क्या है जी, इसमें नेम, फुल नेम लिखेंगे आप, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश लिखेंगे, कहाँ पैदा हुए हैं वो कंट्री लिखेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ, टैक्स नंबर आपका, निफ नंबर या जिसे हम कॉन्ट्रीब्यूट कहते हैं पोर्चुगल में, वो लिखेंगे यहाँ पे आप। नेशनलिटी अपनी देंगे यहाँ पे आप। डॉक्यूमेंट नंबर, अगर तो आपके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर पासपोर्ट लिखेंगे, नंबर, और साथ में उसका वैलिडिटी देंगे। ईमेल देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, फ़ोन नंबर दे दें। मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर सेम हो सकता है। एड्रेस, इसे हम कहते हैं जी मुरादा भी कहते हैं यहाँ पे, या अपना लोकल पोर्चुगल का एड्रेस देंगे, उसकी सिटी देंगे, पोस्ट कोड देंगे। किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, लिस्बन है, एवोरा है, वो आप देंगे। आगे पूछता है जी कंफर्म करें कि क्या आपने पहले पोर्चुगीज़ लाइसेंस अप्लाई किया है, तो आप इसे विदाउट एनी डाउट नो करेंगे इसे, ठीक है। आगे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आएगा। और लिखा जी कंट्री इशू, किस कंट्री से इशू है, पाकिस्तान लिखेंगे। इशू डेट लिखेंगे। और पाकिस्तानी लाइसेंस के ऊपर आपके पास सिर्फ 2 ही कोड होते हैं, B1 और B होता है, ठीक है। कार और जीप लिखा होता है, B1 और B होता है। और सब मोटर बाइक होता है, कार, जीप और मोटर बाइक होता है। तो मोटर बाइक में आप AM करेंगे, A1 करेंगे, A2 करेंगे, A नहीं करेंगे क्योंकि A हैवी बाइक का लाइसेंस होता है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कल्चर में A के लिए आपको अलग से अपना ड्राइविंग लाइसेंस पास करना पड़ता है। तो आप AM, A1, A2, B एंड B1 सेलेक्ट करेंगे। आगे आ जाए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए थे वो आपने सिंगल PDF बनानी है, मतलब सर्टिफिकेट ऑथेंटिसिटी, जिसे हम कहते हैं NOC। ये आपने पाकिस्तान से लेना है, लेकर उसको आपने पोर्चुगल में ट्रांसलेट करवाना है, पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा तो आपका ऑथेंटिसिटी लेटर पाकिस्तानी लैंग्वेज में, और उसकी ट्रांसलेशन इसकी सिंगल PDF बनानी है आपने। कॉपी ऑफ ID डॉक्यूमेंट, इसमें अपना पासपोर्ट लगाएंगे, ठीक है। इनके पास रेजिडेंस परमिट है, रेजिडेंस परमिट लगाएंगे फ्रंट और बैक। कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगाएंगे पाकिस्तानी, फ्रंट और बैक, और उसकी ट्रांसलेशन लगाएंगे। और साथ नोटराइजेशन का एक लेटर होगा, वो लगाएंगे, नोटराइजेशन हम कहते हैं करवाना। यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट ये नहीं आपका होगा। मेडिकल टेस्ट मैंने आपको बताया कि जिसके पास SNS नंबर है वो किसी भी मेडिकल सेंटर में जा सकता है। मेडिकल सेंटर से मुराद के जो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि आपके टेस्ट वगैरह करवाती हैं, उनके पास जाएँ, वहाँ पर डॉक्टर होता है, वो आपको अपॉइंटमेंट देगा। आप SS नंबर लेके अपना पासपोर्ट या रेजिडेंस परमिट लेके जाएंगे, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देगा। उसकी कुछ फ़ीस होती है तकरीबन 25 से 40 यूरो के दरमियान अप्रॉक्सीमेटली। अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जिसके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है वो यहाँ पे QR कोड को अपलोड करेगा। करने के बाद डेट फिक्स रेजिडेंस इन पोर्चुगल, आप पोर्चुगल में जब आपका निफ बना था वो डेट यहाँ पे आप डालेंगे, बस। उसके बाद आप यहाँ पे 3 जो ये सिटीज़ हैं, इनमें से लिस्ट ऑफ सिटीज़ में से कोई 3 सिटीज़ सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद आप इसको चेक करके और सबमिट करेंगे। 2 से 3 यानी कि 2 to 3 वर्किंग डेज़ में आपके पास एक ईमेल आएगी कन्फर्मेशन की, और उसके बाद आपको
7, 8 या 10 या 2 वीक्स के अंदर आपको एक ईमेल आएगी कि आप इन 3 जो सिलेक्टेड सिटीज़ थी इनमें से किसी एक जगह पे अपनी अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे और तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाएंगे। और अगर आप अपनी मतलब इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे और आप डायरेक्ट वहाँ पे सीगा की एप्लीकेशन के थ्रू SIGA सीगा की एप्लीकेशन के थ्रू अपॉइंटमेंट उठाकर चले जाएंगे, लेकर जाएंगे, और आगे से जब वो आपका निफ एंटर करेगा उसको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोडेड नहीं मिलेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन को डिनाई कर देगा, डिक्लाइन कर देगा और आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप ये परफॉर्मा फिल करके आएँ, और जब आपको कन्फर्मेशन ईमेल आए तब अब हमारे पास आए। ठीक है जी। जब ये आप सब कुछ डॉक्यूमेंट्स कर लेंगे, सबमिट वहाँ पे करवा देंगे जाके इन पर्सन, तो आपको वो एक सर्टिफिकेट देंगे या लेटर देंगे जिसमें आपकी पिक्चर होगी, क्योंकि आपसे वो पिक्चर भी वहाँ पे लेंगे कैमरे से, प्लस आपसे 30 यूरोज़ की फ़ीस लेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जिसका नाम होगा GIA, GUIA, GIA। उस GIA पे फर्स्ट स्टेप मिनिमम 3 मंथ्स की वो इम्पोज करेंगे। उसके बाद हर 3 मंथ्स के बाद आपको वो रीन्यू करवाना होगा जिसकी कोई फ़ीस नहीं है, और आप उसी सेंटर से ही रीन्यू करवाएंगे IMD के जहाँ से आपने फ़र्स्ट टाइम उसको लिया था। ठीक है। और इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि वो GIA आपके कितनी स्टैम्प्स लगाएगा। मेरे एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे लोग भी जिनको 2 साल 1.5 साल हो गया और वो GIA की स्टैम्प्स लगवा रहे हैं अपने उस GIA के ऊपर रीन्यू करवाने के लिए। फर्स्ट टाइम 3 मंथ की होती है, मिनिमम 3 मंथ है, सम टाइम वो 6 मंथ भी आपको लगा देते हैं स्टैम्प। फिर आफ्टर एवरी 6 मंथ आपको वो उसको रीन्यू करवाना पड़ेगा, और रीन्यू करवाते रहेंगे और आप उसके ऊपर ड्राइविंग कर सकते हैं। जो उस पर कोड्स लिखे हुए हैं, आपको पुलिस रोकेगी तो आप GIA दिखाएंगे और पुलिस आपको उस पर कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो आपको एक्सचेंज ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।